मेरा नाम कृतिका है और मैं बहुत खूबसूरत भी हूँ। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी तभी मेरे घर वालों ने मेरी शादी राजेश के साथ कर दी थी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 21 वर्ष थी, लेकिन आगे मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। राजेश को कैंसर था। शादी के बाद जब मुझे पता चला तब मेरे होश उड़ गए। शादी के 2 साल बाद ही राजेश की मृत्यु हो गई। राजेश वैसे तो ज्यादा अमीर नहीं था, फिर भी 2 कमरे का एक मकान, बीमा की रकम और कुछ बैंक बैलेंस मिलाकर तकरीबन 8 लाख रुपए और साथ में एक बाइक छोड़ गया था। पर वह रकम मेरे जैसी मॉडर्न लड़की के लिए ज्यादा नहीं थी। धीरे धीरे वह रकम भी खत्म हो रही थी। इसी बीच मैंने सेठ रमन लाल को अपने प्रेम जाल में फांस लिया था। मैं उनकी कंपनी में सेक्रेटरी बनकर आई थी और फिर उनकी जीवन साथी बन गई। रमन सेठ का कारोबार अच्छा चल रहा था। उनकी खुद की कंपनी थी। उनके बनाए सामान का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट होता था। रमन सेठ थोड़े नाटे और मोटे थे और रंग भी सांवला था, पर उनकी पढ़ाई लिखाई और कारोबार करने की चतुराई लाखों में एक थी। उन्होंने बेंगलोर से MBA करने के बाद अपने पिता का कारोबार संभाला था। वे तकरीबन 54 साल के हो चुके थे। उनकी शादी भी हो चुकी थी। बीवी काफी खूबसूरत और स्मार्ट थी, पर शादी के 5 साल बाद ही उन्हें छोड़कर किसी अंग्रेज के साथ लंदन भाग गई थी। उसके बाद उन्हें शादी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मैंने शादी के बाद नौकरी छोड़ दी। अब मैं सेठ के आलीशान बंगले में रहती थी और उनकी दौलत के भरपूर मजे ले रही थी। इसी बीच करण नाम का एक नौजवान सेठ की कंपनी में मेरी जगह सेक्रेटरी बनकर आया। मेरी और सेठ जी की जिंदगी कुछ दिनों तक सामान्य रही। मैं प्रेग्नेंट भी हुई थी, पर सेठ जी को इसकी भनक भी नहीं होने दी और मैंने बच्चा गिरवा लिया। मेरी नज़र सेठ के कारोबार पर थी। उधर करण अक्सर सेठ से मिलने घर पर भी आया करता था। मैं उसकी खूब खातिरदारी करती थी, उसके साथ बैठकर बातें किया करती थी। मेरा दिल अब करण पर आ गया था और मुझको वो पसंद आ गया था। वह तकरीबन 26 साल का एक नौजवान लड़का था। करण जब भी मेरे घर आता तो बातों के दौरान चाय का कप बढ़ाते समय मैं अपना पल्लू जानबूझकर गिरा देती और अपनी छाती उसको दिखाती, तो कभी टेबल के नीचे से करण के पैरों से खेलती रहती। धीरे धीरे करण भी मेरी ओर अब खिंचने लगा था। अब तो मैं करण के साथ घूमने भी जाया करती थी। कभी कभार खुद रमन सेठ भी करण को मेरे साथ शॉपिंग के लिए भेज देते थे। मैंने खुश होकर करण को भी बिल्कुल अपने जैसा एक कीमती मोबाइल फोन खरीद कर दे दिया था। मैं करण को शहर से थोड़ी दूर हाईवे पर बने अपने फार्म हाउस पर ले जाती, वहां घंटों उसके साथ समय बिताती और उसके साथ बिस्तरबाजी भी करती। जो देह सुख मुझे रमन सेठ से नहीं मिल रहा था वह मैं करण से पा रही थी। रमन सेठ को कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर भी जाना होता था, ऐसे में तो करण और मुझको पूरी छूट होती थी। धीरे धीरे हम दोनों के किस्से ऑफिस से होते होते रमन सेठ के कानों में भी पड़ गए, पर उन्होंने इसे मेरे सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया। अब सावधान तो मैं भी हो गई थी। कुछ दिनों बाद रमन सेठ को फिर शहर से बाहर जाना पड़ा था। मैं करण को कार में बिठाकर फिर फार्म हाउस में मजे ले रही थी। उसी समय सेठ का फोन मेरे फोन पर आया। करण ने अपना फोन समझकर हेलो कहा। ठीक इसी बीच मैं भी बोल उठी, किसका फोन है डियर? सेठ की आवाज सुनकर करण ने फोन मुझको पकड़ा दिया। बात करके मैंने फोन रख दिया, पर हम दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीर खिंच गई थी। हमारी मौज मस्ती के आलम में खलल पड़ गया था। मैंने कहा, हमें इसी वक्त वापस चलना होगा। सेठ 2 से 3 घंटे में घर आने वाले हैं। फार्म हाउस में आम के बाग थे। मैंने कुछ आम पैक कराए तो करण पूछ बैठा, इन आमों का तुम क्या करोगी? तुम आम खाओ, गुठली गिनने की क्या जरूरत है? और हम दोनों ने एक एक आम कार में बैठे बैठे खाया। और फिर करण ने मुझे केला खिलाया। अब ये केला कहाँ से आया ये आप मुझे कमेंट में बताना। फिर हम दोनों घर की ओर चल दिए। कार मैं चला रही थी। जिस ओर करण बैठा था सड़क के ठीक नीचे गहरी खाई थी।
एक जगह कार को धीमा कर मैं बाईं ओर पड़ी रेत के ढेर पर कूद गई और कार का स्टीयरिंग थोड़ा खाई की तरफ ही काट दिया। करण कार के साथ खाई में जा गिरा था। मेरी बाह पर मामूली खरोंच आई थी। थोड़ी दूर जाकर मैंने लिफ्ट ली और आगे टैक्सी लेकर घर पहुंची तो देखा कि सेठ जी सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे और टीवी देख रहे थे। सेठ जी ने मुझसे पूछा, बड़ी देर कर दी, कहाँ गई थी? मैंने कहा, बहुत दिनों से फार्म हाउस पर जाने का मन था, इसलिए आज वहां घूमने निकल गई थी। इसी बीच टीवी पर न्यूज़ आई कि एक कार खाई में गिरी है, उसमें सवार एक नौजवान की मौत हो गई है। उस कार में आमों से भरा एक बैग भी था। सेठ बोल उठे, तुम्हें तो चोट नहीं आई? मैं करण को वैसे भी नौकरी से निकालने ही वाला था। कमबख्त काम के समय ऑफिस से गायब रहता था। मौत ने तो उसे दुनिया से ही गायब कर दिया। मेरी बोलती बंद हो गई, लेकिन मेरी समझ में आ गया था कि शायद सेठ को सब पता चल गया है। मैं उनके पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगी और बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, और मैं रोने का नाटक करने लगी। सेठ जी ने मुझको उठाया और अपने सीने से लगा लिया। फिर मैं मन ही मन खुश होते हुए अपने कमरे में आ गई, क्योंकि जिसकी वजह से मैं फंस सकती थी उसका मैंने शिकार कर लिया था और अब मैं खतरे से आज़ाद थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।